नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हो रही है, अब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद फुल कॉन्फिडेंस में है। कांग्रेस को लगता है कि किसानों की नाराजगी और अग्निवीर योजना को लेकर लोगों की नाराजगी इस बार भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या विधानसभा में बाजी कौन मारेगा? क्या बीजेपी हैट्रिक बनाएगी या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? आखिर क्या कहता है हरियाणा का समीकरण? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करूंगा। विधानसभा चुनाव में इस बार किसान भाइयों का मुद्दा छाया रहेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए विपक्ष के साथ नैरेटिव का काउंटर करेगी और जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नयाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठाया और जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस के बागी और हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी? क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस गैर जाटव वोटरों पर है। आखिर क्या है हरियाणा में बीजेपी का प्लान? यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव बेहद खास होने वाला है। इसलिए जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है, तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस ने भी कश्मीर चुनाव के लिए बैठक पर बैठक कर रही है। आखिर क्या कहती है जम्मू कश्मीर की सियासत? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की बारी है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दलों ने इसके लिए चुनाव के लिए कमर कस ली है। हरियाणा में पहले मतदान 1 अक्टूबर को होना था, लेकिन अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान की तारीख बदलकर 5 अक्टूबर कर दी है। चुनाव आयोग ने विश्नोई समुदाय की सदियों पुराने त्योहार का हवाला देते हुए शनिवार को यह फैसला लिया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों प्रदेशों के चुनाव नतीजे अब 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद ये 2024 में किसी प्रदेश का पहला चुनाव है, इसलिए तमाम राजनीतिक दल पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार जिस तरीके से
विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने दम दिखाया है, उसके बाद से कांग्रेस का जोश हाई है, तो सत्ता पक्ष भी फुल कॉन्फिडेंस में है। हालांकि ये चुनाव लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस अपने दम पर हरियाणा में ताल ठोक रही है और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के झंडे तले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। दिल्ली में दोनों दल साथ उतरे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव में अपने प्रदर्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे तेजी से चल रहे हैं, लेकिन चुनाव अखाड़े में मुख्य रूप तौर से दो बड़े प्लेयर हैं। वो राष्ट्रीय आवास के जरिए आपको समझाना, दिखाना, बताना चाहता हूं, समझ लीजिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दो पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इसके अलावा इंडिया नेशनल लोकदल, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी के अलावा दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समता पार्टी चुनावी मैदान में है, तो इसलिए हरियाणा का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। हरियाणा में मायावती अभय चौटाला के 20 सीटों का समझौता हो चुका है। हरियाणा के 90 सीटों में से 53 सीटों पर अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव लड़ेगी, तो बहुजन समाज पार्टी 37 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। मैं राष्ट्रीय आवास के जरिए अभय सिंह चौटाला को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। इस देश में लंबे समय से किसान के और मजदूर के नाम की राजनीति हुई है, लेकिन किसान और मजदूर को जो हिस्सा राजनीति में मिलना चाहिए वो किसी ने नहीं दिया। केवल चौधरी देवीलाल ने ही दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक तौर पे ताकत दी थी, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर बनाने की बात थी, चाहे किसी को विधानसभा में लेकर के जाने की बात थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हाथ है। कांग्रेस के दावे के पीछे लोकसभा में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा है वो राष्ट्रीय आवास के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए, आप जरा देखिए कि किस तरीके से हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। वोट शेयरिंग की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 58.51% रहा था, लेकिन 2024 के चुनाव में यह मुकाबला 50-50 का रहा है और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़कर 43.67% पहुंच गया था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, यानी कांग्रेस सीटों के साथ अपना वोट शेयर भी बढ़ाने में कामयाब रही थी। सरल लहजे में कहें, अल्फाजों में समझें, शब्दों में समझें तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजे 50-50 रहे हैं। यानी विधानसभा चुनाव की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं होगी। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने किसानों को खुश करने के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था और किसानों को कुछ हद तक खुश करने की कोशिश की थी। बीजेपी को अच्छे से पता है कि इस बार के हरियाणा चुनाव में किसानों का मुद्दा पूरी तरीके से हावी होने वाला है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का हार तय मानी जा रही है और हरियाणा चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी बैकफुट पर है। और वो 3 मुद्दे आखिर कौन से हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं वो भी दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए कि 3 मुद्दे कौन कौन से हैं। पहला मुद्दा आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एमएसपी का, किसानों की नाराजगी का। दूसरा मुद्दा
अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी का, और तीसरा जो मुद्दा है वो महिला पहलवानों के यौन शोषण के केस का जुड़ा हुआ है। भले ही तीनों कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कई महीने से किसान भाई धरने पर बैठे। कुछ दिन पहले संसद में किसानों के एक जत्थे ने मुलाकात की राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी पर कानून की गारंटी दिलाने का वादा किया था। ऐसे में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी किसान भाइयों का मुद्दा छाया रहेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए बीजेपी के नैरेटिव का काउंटर भी करेगी, और जातीय समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण चेहरे को बिठाया गया। जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए कांग्रेस की बागी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी को पार्टी में शामिल करवाया गया, और किरण चौधरी के शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी जाट समाज की नाराजगी को दूर कर पाएगी? क्या? क्योंकि हरियाणा में बीजेपी का पूरा फोकस गैर जाट वोटरों पर है। हरियाणा में जातीय समीकरण को साधने के लिए सभी पार्टियों ने सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला तैयार किया है, भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस गैर जाटा वोटरों पर है, और कांग्रेस का जाट और दलित वोटरों पर आईएनएलडी और जेजेपी का मुख्य तौर से है असर माना जाएगा, क्योंकि जाट वोटरों तक सीमित असर है। आपका फोकस सभी वोटरों पर रहेगा। वैसे हरियाणा का जातीय समीकरण क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी सुनवाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। जाट समुदाय 22% के करीब है, दलित समुदाय 20% के आसपास है, अहिर समुदाय 10% के आसपास है। वही अगर ब्राह्मण वोटरों की बात करें तो 8% है, पंजाबी समुदाय की बात करें तो 8% है, मुस्लिम 7% है, और सिख समुदाय भी 4.9% के आसपास है। राजपूत समुदाय की अगर हम बात करेंगे तो वो भी 4% के आसपास है। गुज्जर समुदाय 2.8% के आसपास है, सैनी समुदाय 2.5% के आसपास है, और विश्नोई समुदाय 2% के आसपास है। यानी कांग्रेस के नजर से हरियाणा में दो बड़े वोट बैंक पर हैं, जाट और दलित। कांग्रेस इन दोनों समीकरण को पूरा फोकस कर रही है, और कांग्रेस को लगता है कि इस वोट बैंक के सहारे बीजेपी को हैट्रिक लगाने से रोक सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि नायाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, ये वो 4 नाम हैं जिन्हें हरियाणा विधानसभा चुनाव का बड़ा प्लेयर, बड़ा खिलाड़ी माना जा रहा है। ये वो 4 किरदार हैं जिनके आगे हरियाणा की पूरी सियासत घूम रही है। ये वो 4 नाम हैं जिनके सियासी दांवपेच पर हर किसी की नजर है। एक तरफ नायाब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बागडोर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथों में है। मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में जहां गैर जाट वोटों की जोड़ी है, वहीं कांग्रेस ने भी जाट और दलित समीकरण को साधने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथों में कमान सौंप दी, और दोनों ही दलों को यह उम्मीद है कि उनके ये खिलाड़ी पार्टी के जीत के सिकंदर साबित होंगे, और दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर वार प्रहार का दौर जारी है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री साहब क्या कुछ कह रहे हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जन आशीर्वाद रैली वो जींद की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर थी और वहां पर अन्य दलों से छोड़ करके बड़े नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, बड़े मैंडेट के साथ जा रही है। लोगों में एक बड़ा विश्वास इस डबल इंजन सरकार के प्रति बना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के बिना भेदभाव के जो काम कर रही है, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का हुआ है। कांग्रेस में क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद दिखता था और कुछ लोगों को देख करके चिन्हित करके उन तक ही लाभ पहुंचता था। गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था, परंतु आज समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का हो रहा है। आज लोगों का बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बड़ा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा की राजनीति में इन किरदारों का बहुत अहम रोल है और इस बीच हरियाणा की सियासत में अपडेट पॉलिटिक्स भी हावी हो गई है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों के बदलाव करते हुए वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर कर दी है। वहीं काउंटिंग की तारीख को भी 4 अक्टूबर से बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया है। हरियाणा चुनाव की तारीखों को लेकर सबसे पहले मांग भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, जिसके बाद आईएनएलडी के महासचिव अभय चौटाला, विश्नोई महासमाज के महासभा के अध्यक्ष देवेंद्र ने भी चुनाव आयोग को तारीखों को बदलने के लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया। लेकिन अब इसे कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और जेजेपी बीजेपी पर लगातार हमलावर हो गई है। विपक्षी दल अब इसे बीजेपी का डर बता रही है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और कांग्रेस के सांसद कुमारी शैलजा, आप सुन लीजिए। बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग का कि उन्होंने इस बात को समझते हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो और ज्यादा वोटिंग हो, और ज्यादा वोटिंग हो तो इससे लोकतंत्र की मजबूती से प्रदेश को भी लाभ मिलेगा, देश को भी लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है कि अब 5 तारीख को 1 तारीख की बजाय 5 तारीख को अब वोटिंग हो रही है और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे। मैं आदरणीय चुनाव आयोग के इस फैसले का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आम जन की भावना को समझते हुए, राजनीतिक दलों की भावना को समझते हुए निर्णय किया है। अब इनका जो भी है घबराए हुए हैं और ये सोचते हैं कि एक दिन में कुछ क्या करेंगे, लेकिन आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है। लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव कैंसिल करवा ले, चुनाव आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी हर चुनाव में धांधली करती है। शायद धांधली करने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त समय नहीं होगा, इसलिए चुनाव की तारीखों को बढ़ाया गया है और दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। अब इस महाभारत की धरती हरियाणा में किसका दांव चलेगा, ये 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। और इसी तरीके से 5 अगस्त 2019 यानी वो तारीख जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 को खत्म कर दिया, इसी के साथ जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसे क्षेत्रीय पार्टियों को जोर का झटका लगा। अब धारा 370 हटने के बाद यानी 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं।
3 चरणों में ये चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को 24 सीटों पर, 25 दिसंबर को 25 सीटों पर और 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान होना है और नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद अब हालात अलग हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और परिसीमन के बाद भी सीटें बढ़ चुकी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2014 में जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब 90 सीटें बढ़कर, अब जो सीटें बढ़कर वो 90 हो गई हैं। जम्मू रीजन की अगर मैं बात करूं तो पहले 37 सीटें जो अब बढ़कर 43 हो गई हैं। कश्मीर रीजन में पहले 46 सीटें थी जो अब बढ़कर 47 सीटें हो गई हैं। पहले लद्दाख की 4 सीटें थी जो जम्मू कश्मीर में शामिल थी, लेकिन अब लद्दाख अलग राज्य बन गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। यह चुनाव भी बेहद खास है। एक तरफ कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारा हो चुका है, तो दूसरी तरफ पीडीपी भी चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें पीडीपी को मिली थी। उसके बाद उसने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार बना लिया और उसके बाद सरकार गिर गई। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीटों पर लड़ेगी। वहीं बीजेपी का मानना है कि इस बार के चुनाव में वो जम्मू कश्मीर में खुद के दम पर सरकार बनाएगी, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से घाटी में हुए विकास कार्यों का फायदा उसको मिलने वाला है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, 1500 करोड़ के 84 प्रोजेक्ट और कृषि कई सेक्टर में विकास के लिए 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था। यानी बीजेपी का मिशन इलेक्शन यही से शुरू होगा और बीजेपी ने पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से बिसात बिछाई, तो कश्मीर में क्षेत्रीय दल भी चुनाव में बीजेपी से बदला लेने के लिए बेताब दिख रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर में इस बार का मुकाबला बहुत खास होने वाला है। एक तो 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है और हर कश्मीरी यह चाहता है कि इस बार सरकार बने, उनके राज्य का विकास हो और रोजगार मिले, और इसीलिए लगातार कश्मीरी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, क्योंकि कश्मीर उभरते हुए हिंदुस्तान की एक अलग नजीर बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।